Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं NEP 2020 के बारे में। CDP का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट पॉलिसी है एंड NEP 2020 से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस करंट एग्जाम, अभी जो एग्जाम्स आते हैं या पिछले साल जो हो चुके हैं उन सभी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये लेटेस्ट पॉलिसी है, अभी रिसेंटली ये आई है NEP 2020, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार सेशन रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो NEP है ना, ये एक करंट टॉपिक है। ओके, करंट पॉलिसी है ये। 108 पेज का एक डॉक्यूमेंट है ये, 108 पेज का डॉक्यूमेंट है और अपने आप में बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, और बोलते हैं बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है ये। अब देख लेते हैं कहाँ से निर्माण हुआ, इसका क्या कुछ इंट्रोडक्शन है। ओके, ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा। NEP के निर्माण के लिए जून 2017, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ, इसरो के पूर्व चीफ हैं, कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ओके, एक तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, चेयरपर्सन कौन था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019, ये भी आपको ध्यान रखना है, मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। मसौदा मीन्स ड्राफ्ट। ओके, मई 2019 में क्या किया गया है? ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ओके, नेक्स्ट वन है कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, करने को भी मंजूरी दी गई है। MHRD में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष 4 इयर्स की कर दी जाएगी, बीएड की डिग्री। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कितने इयर्स की कर दी जाएगी? 4 इयर्स की बीएड हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि बीएड की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है ना। 2030 तक जो भी बीएड की डिग्री करेगा वो 4 इयर्स की हो जाएगी। ओके, ऐसा आगे कंपलसरी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। ये जो NEP 2020 है, ये एक भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? इस NEP पॉलिसी को कब घोषित किया गया था? 29 जुलाई। ये आपको डेट याद रखनी है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है सन 1986 में जारी हुई जो शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में ये पहला नया परिवर्तन है। मीन्स जो 1986 में जो पॉलिसी आई थी ना, उसमें काफी हद तक चेंजेस किए गए थे। चेंजेस करके अब जो नई आई है ना 2020, उसको घोषित किया गया, उसमें न्यू चेंजेस उन्होंने इंक्लूड किए हैं। ओके, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, NEP 2020, ये ना थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट आई थी 1968 में, सेकेंड आई थी 1986 में। ओके, 1986 में सेकेंड आई थी, और ये 1986 को ही थोड़ा चेंजेस करके पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए और फिर NEP 2020 आई। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसी है ये? थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरे नंबर वाली है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये सारे ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, हर एक लाइन से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो आप डिटेल में अच्छे से समझते हुए चलो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज का सेशन अगर देख लिया ना,
तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट कवर अप हो जाएगा। ओके, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी, जो जीडीपी है ना, वो कितने प्रतिशत कर दी जाएगी? 6%। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, 6%, 6% कर दी जाएगी, हिस्से के बराबर निवेश, इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट के बराबर कर दी जाएगी। कितनी जीडीपी होगी? 6%, 6%। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, उसके तहत वर्ष 2030 तक, मीन्स ये 10 वर्ष के बीच में ही, 10 इयर्स का जो ये टाइम पीरियड है, इसके बीच में क्या कर दिया जाएगा? सकल नामांकन अनुपात, ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो GER है, ये कितना कर दिया जाएगा? 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। मीन्स ये जो 10 इयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में GER जो है वो 100% कर दिया जाएगा, मीन्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मीन्स इसमें क्या किया जाएगा? जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से घर पर बैठे हैं, उन बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, उन बच्चों को बोलते हैं ना स्कूल मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और मेन फोकस, फ्रेंड्स ध्यान रखना, मेन फोकस किस पे दिया गया है? मेन फोकस दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड पे, जो कि होता है अप टू 6 इयर्स का। ओके, अप टू 6 इयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है एनईपी द्वारा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। अब ये फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है कि फॉर्मेट पहले क्या था और अब क्या कर दिया गया है। ओके, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था? स्टार्टिंग में पहले जो था वो था 10+2 का। ओके, पहले जो टाइम पीरियड था ना, पहले जो फॉर्मेट जो था वो था 10+2 का। ये रहा देखो, एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर 10+2। ओके, मतलब 10 क्लास तक पढ़ना है, नेक्स्ट आगे 11th एंड 12th करना है, तो टोटल हो गया 12 इयर्स का ही टाइम पीरियड था। पहले इतना ही फॉर्मेट था 12 इयर्स का, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो आ रहा है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, वो कर दिया गया है 15 इयर्स का। ठीक है, 15 इयर्स का। ये 12 इयर्स तो है ही है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 इयर्स और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, 12 इयर्स का तो है ही है, 10th और +2 तो करनी ही करनी है, लेकिन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले की जो क्लास होती है ना, ओके, जिसमें प्ले हो सकता है, प्ले ग्रुप हो सकता है, बाल वाटिका हो सकता है, आंगनवाड़ी में भेज सकते हैं बच्चों को, वो टाइम पीरियड, वो एज को इंक्लूड किया गया है इसमें। ओके, तो इन्होंने बना दिया 15 इयर्स का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो कुछ स्टेजेस है, वो ध्यान रखने हैं आपको। स्टेजेस ये है, फर्स्ट वन इज फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड इज प्रेपरेटरी, थर्ड वन इज मिडिल स्टेज एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज। एक तो आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, फॉर्मेट क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4। ओके, मीन्स ये 12 इयर्स तो पहले के ही है, 12 इयर्स तो है, 10th प्लस 11th और 12th तो करना ही करना है, लेकिन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें बच्चा स्कूल में जाना सीखता है, थोड़ा हैबिचुअल होता है, एनवायरनमेंट को जानने लग जाता है, कुछ बोलना सीखता है, इंटरेक्शन करना सीखता है, माहौल में एडजस्ट होता है, वो टाइम पीरियड को इंक्लूड किया है, दैट इज 3 इयर्स। स्टार्टिंग के जो 3 इयर्स होते हैं ना, वो बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजो, प्री स्कूल में भेजो, बाल वाटिका में भेजो, बच्चा बस जाने लग जाए, घर से बाहर निकले, नए एनवायरनमेंट में आए, नए एटमॉस्फेयर में आए, घुलना मिलना सीखे, थोड़ा इंटरेक्शन करना सीखे, उस पे फोकस दिया गया है। ओके, तो अब देख लेते हैं फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज होता है, जो कि होता है 5 इयर्स का, उसमें क्या बताया गया? उसमें होता है मल्टी लेवल एक्टिविटीज करवाई जाती है, प्ले करवाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। ओके, जिसमें होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चा खुद से कुछ करेगा, एक्टिविटी करेगा, खेलेगा, प्ले वे मेथड से कुछ सीखेगा। ओके, नेक्स्ट वन स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है, वो प्ले वे से भी सीख सकता है, कुछ डिस्कवरी भी कर सकता है, नया कुछ बना सकता है, इंटरेक्टिव हो सकता है क्लासरूम लर्निंग में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी करने लग जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होता है? मिडिल स्टेज में क्लास हो जाती है 6 to 8। ओके, अब एज भी बड़ी हो गई है, 11 to 14 इयर्स
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी लर्निंग करने लग जाता है। सब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को वो बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी सीखने लग जाता है, थ्योरम्स लगाने लग जाता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग उनकी प्रॉपर आने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट वन जो है वो है सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होती है। ठीक है, इसमें ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, बहुत ही हाई लेवल का, बच्चा पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बहुत ही हाई हो चुका है, अच्छे से समझने लग जाता है, सब्जेक्ट को चूज कर सकता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, वो हो जाती है क्लास 9 to 12 की। ओके, इज दैट क्लियर? मेन तो इसमें से फॉर्मेट पूछा जाता है कि फॉर्मेट, लेटेस्ट फॉर्मेट क्या है, और आपसे स्टेजेस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। ओके, एनईपी में कुछ प्रिंसिपल्स का भी जिक्र किया गया है। कौन से प्रिंसिपल्स पे फोकस होना चाहिए? फर्स्ट वन इज संरचनात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बच्चा कंसेप्ट को समझे, रट्टा नहीं मारना है, रोट लर्निंग नहीं करनी। रोट लर्निंग मेथड पे तो फोकस कोई सी भी पॉलिसी नहीं करती है, कोई भी पॉलिसी नहीं करती है। ओके, क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चा कंसेप्ट को समझे, ना ही कि किताबों को पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, नहीं। वो क्या है, कंसेप्ट रीडिंग करें, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना ही कि रोट लर्निंग। ओके, नेक्स्ट वन बोलते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पे फोकस दिया जाए। ठीक है, पर जोर ना दे कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। मतलब कि जो भी मूल्यांकन किया जा रहा है, जो भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है, उसमें बच्चे ने किस तरह से सीखा, कितना सीखा, उस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, स्कूल में फॉर्मेटिव, जो मूल्यांकन का जो होता है ना प्रोसेस है, फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना ही कि सुमेटिव। बीच बीच में टीचर्स ये चेक करें, हर एक एस्पेक्ट को कवर अप करना है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, बच्चे की सारी एक्टिविटीज, सब कुछ, सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं कि बच्चा किस चीज में फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव, ठीक है, सारे में किस तरह से कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट वन है छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। मतलब कि ये जो बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए एक परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई है परख नाम की, जो ये परखेगा कि बच्चे ने, जो ये परखेगा कि आपका सिस्टम कैसा है, स्कूल का सिस्टम कैसा है, आकलन कैसे हो रहा है, सारे एस्पेक्ट्स को, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करेगा। ओके, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेगा कि बच्चे ने किस तरह से सारे एस्पेक्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि परख, परख की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परख क्या है। परख एक ऐसा, मतलब होता है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो ये परखता है, जिसमें ये परखा जाता है कि बच्चे ने कैसी परफॉर्मेंस दी। ठीक है, कवरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का पूरी तरह से कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, सारे एस्पेक्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो परख का फुल फॉर्म देखा जाए तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब एनईपी 2020, उसमें एक ये बात भी कही गई है कि सीखने, ये सीखना कि कैसे सीखना है। ओके, लर्न हाउ टू लर्न, इसमें ये सिखाया जाएगा कि सीखोगे तो किस तरह से सीखोगे, कैसे सीखोगे आप। ओके, और इसमें एक फोकस ये भी है कि ये मानकीकरण से लचीलापन की तरफ मूव करेगा। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी पर। ओके, सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी पर। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवविचार और
क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। मतलब बच्चे में जो भी है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग उनकी, क्रिएटिविटी, ठीक है, किस कौन से एस्पेक्ट्स में बच्चा, मतलब वो टीचर को जानना है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उनको पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पूरा फोकस दिया जाएगा। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, ये एक ऐसा मॉड्यूल है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, ये एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है। ओके, 3 महीने का एक प्ले आधारित मॉड्यूल है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का इन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग देखो किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा इसमें फोकस दिया गया है, बहुत ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, प्रमोट करता है वो। एनईपी 2020 क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बच्चा है ना बहुत कुछ सीखता है, कुछ क्रिएटिव सोचता है, कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाता है बच्चा कि उसको कुछ क्रिटिकल सोचना है, ठीक है, क्लासरूम में कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, मतलब ऐसा डिबेट रखा जा सकता है कि कुछ पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं तो कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। ओके, आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चन, क्लास में बच्चे खुद से क्वेश्चन पुट करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। गोल मोल यूजिंग रेडल्स, गैप फीलिंग हो सकता है, पूछो तो समझे, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है कि बच्चा एक कुछ बोल रहा है तो नेक्स्ट बच्चा खड़ा होकर कुछ और क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। ओके, ये हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। जितनी भी अभी तक पॉलिसी आई है ना, उनमें सभी में इंक्लूसिव एजुकेशन को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व दिया गया है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कहते हैं कि सभी के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर ऑल। ओके, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए पढ़ाई इक्वल चलेगी। ओके, इंक्लूसिव करके चलना है, इंक्लूड करके चलना है, सभी टाइप के सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एनईपी 2020 के अनुसार जो ये लर्निंग है ना, अधिगम, वो कैसी होनी चाहिए? होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल, होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद से करेगा, ठीक है, जो भी वो एक्सपीरियंस करेगा डे टू डे, उनका जो भी अनुभव होगा उससे खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, खुद से सीखेंगे। लर्निंग क्या होगी? लर्निंग बाय डूइंग होगी, खुद से सीखेंगे, अधिगम खुद से करेंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाए, कला और खेल, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, प्ले वे हो गया, इन सबको क्या करना है? इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लैंग्वेज को लेकर कही गई है एनईपी 2020 में, ठीक है। लैंग्वेज को लेकर क्या कहते हैं? लैंग्वेज को लेकर इसमें एनईपी 2020 में ये जिक्र हुआ है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, बहुभाषिकतावाद। ओके, एक तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है ना, ये एक रिसोर्स है, एक एसेट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक रिसोर्स है, ये एक एसेट के तौर पे माना जाता है। ये कोई गलत नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे हिंड्रेंस नहीं मानना है, बर्डन नहीं मानना है। ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का रिसोर्स है, इसको एसेट कह सकते हो, संसाधन कह सकते हो। ओके, और विविधता को प्रोत्साहन देना है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनने को मिलेगी, बच्चा कुछ नया सीखेगा, ठीक है। लैंग्वेज एक्सचेंज होगी, कोई बच्चा कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये क्या है? ये बहुभाषिकता ही है, तो है क्लास में, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या क्लास 8th या उससे आगे तक भी हो सके तो घर की भाषा, घर की भाषा कौन सी? मदर टंग। ओके, मदर टंग को स्थायी भाषा होगी, मतलब उनको इम्पोर्टेंस देनी है। बच्चा क्लास में अगर खुद की लैंग्वेज में, मदर टंग में, घर की भाषा में एक्सप्रेस करेगा तो वो खुल के एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी बात को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली पुट कर सकता है, क्लियरली सबके सामने बता सकता है, अगर वो मदर टंग में बोलता है तो।
ओके, तो मदर टंग को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और एक कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाए, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है एनईपी 2020 में। ओके, लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा कौन सी, संस्कृत का अध्ययन किया जाए। ओके, नेक्स्ट, विकल्प के रूप में ऑप्शनल हो, एक लैंग्वेज रखी जाए जो हो सकती है संस्कृत भी। नेक्स्ट वन, और ये कहा गया है कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज का भी अध्ययन करवाया जाए, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत कोई भी हो सकती है इसमें से। नेक्स्ट ये कहा है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक ऑप्शनल एक और भी होना चाहिए, जैसे कि विदेशी भाषा भी बच्चा सीखे। ठीक है, विदेशी भाषा एक फॉरेन लैंग्वेज भी होनी चाहिए, उसका भी लर्निंग करवाया जाना चाहिए, अध्ययन करवाया जाना चाहिए, जिसमें हो सकती है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली या रूसी, कोई भी हो सकती है इनमें से। तो फ्रेंड्स ये सारे नाम आप याद कर लेना, हो सकता है इनमें से कुछ ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देखना मिले, क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जाने। मीन्स भारत एक भारत तो है, ठीक है, बहुभाषिकतावाद देखने को मिलती है हमारे भारत में, एक भारत तो है, लेकिन भारत को क्या बनाना है, श्रेष्ठ भी तो बनाना है, अव्वल भी तो बनाना है, बिल्कुल बोलते हैं ना परफेक्ट भी तो बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। ठीक है, तो इस पे भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट वन, अब दिव्यांगों के भी अधिकार है, कुछ डिसेबल पर्सन्स के भी राइट्स है, जिसपे एनईपी में जिक्र हुआ है, बात कही गई है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर सेशन देखा हो तो मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, इन सब पे मैंने सेशन लिया हुआ है। ओके, बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें एनईपी में भी आरपीडब्ल्यूडी के बारे में कहा गया है। बोलते हैं जो आरपीडब्ल्यूडी 2016 जो आया था ना, ये समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। तो देखो आ गई ना एनईपी की बात, सॉरी इंक्लूसिव की बात, इंक्लूसिव एजुकेशन को भी इंक्लूड करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना, जो वो ऐसे ही बोलता है कि बच्चों को इकट्ठा करो, इंक्लूड करना है, समावेशी शिक्षा हो और उसकी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें बोलते हैं कि सामान्य और दिव्यांग, ओके, नॉर्मल प्लस डिसेबल पर्सन जो है, डिसेबल स्टूडेंट जो है वो साथ में सीखें, एक साथ सीखते हैं, वही तो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इंक्लूड करके चलना है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, मीन्स एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जिससे डिसेबल बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उपयुक्त तकनीकी होनी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक ही शिक्षा हो, हर एक बच्चे के लिए कॉमन एजुकेशन सभी के लिए सेम हो। नेक्स्ट वन, अब बात आ जाती है टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम की। टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम में क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम में आ जाता है क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब क्लास 6 के जो बोलते हैं ना करिकुलम में ये बताया जाएगा कि वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए बच्चे को, ठीक है, एंड उनको इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके मीन्स जो है ना कंटेंट जो है ना करिकुलम का वो थोड़ा कम रखना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है, रिड्यूस इन कंटेंट ऑफ करिकुलम, ठीक है, कम रखना है एंड इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा और जो भी होगा ना कंटेंट वो क्या है
बहुत ही जो बुनियादी चीजें होगी, जो बहुत ही बेसिक होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उससे जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। जिसमें क्यों कनेक्ट किया जाएगा? ताकि आलोचनात्मक चिंतन करे बच्चा, खोज आधारित हो, चर्चा आधारित हो, विश्लेषण हो आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, ताकि बच्चे का सारा ही होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए अच्छे से, सभी एस्पेक्ट्स को कवर अप करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक, जो कि होती है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, ये जो एनसीईआरटी एससीईआरटी जो बुक्स होती है ना, ठीक है, उनमें क्या बताया गया कि स्कूल के करिकुलम में कमी, मतलब जो करिकुलम जो मैंने अभी बताया कि थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट में थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए, करिकुलम के लचीलापन होना चाहिए और सीखने पर जोर नहीं देना है। ठीक है, रचनावादी सीखने पर होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव सोचे बच्चा। ठीक है, और कुछ बोलते हैं ना, साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक जो है उनमें भी थोड़े चेंजेस होने चाहिए। ये एनईपी 2020 में जिक्र किया गया है। अब एनसीईआरटी जो है, ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, जो ये उसमें एनपीआरटी एनसीईआरटी डेवलप करता है क्या? नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, केयर एंड एजुकेशन, जिसे कह दिया जाता है NCPFECCE फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। अब ये इसमें मैंने टॉपिक में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि एनईपी फोकस ही अर्ली चाइल्डहुड पे डाल रहा है ज्यादा, है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले का जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर है। तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना आपसे, इसलिए ये जरूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट वन, अब बात आ जाती है प्रोग्रेस कार्ड। स्कूल के द्वारा ये जो प्रोग्रेस कार्ड है, ये कैसा होना चाहिए? तो देखो प्रोग्रेस कार्ड जो है ना, वो एक तो एक ऐसा प्रोग्रेस कार्ड होगा जिसमें सारे ही एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स आ रहे हैं बच्चे के। ठीक है, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो सारा कुछ बच्चे का डिटेल सभी एस्पेक्ट्स का इंक्लूड किया जाएगा। और ये क्या होगा, एक 360 डिग्री असेसमेंट होगा ये। ठीक है, 360 डिग्री असेसमेंट कवर करेगा। तो पहले ये देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाला और पेरेंट्स को दिया जाने वाला प्रोग्रेस कार्ड पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। बिल्कुल ही डिफरेंट है, नया सा लेकर आ रहे हैं प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, जो पेरेंट्स के हाथ में दिया जाएगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या क्या आ जाएगा वो देखो। अब प्रोग्रेस कार्ड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो, प्रगति पत्र जो होता है वो एक समग्र 360 डिग्री बहुयामी, यानी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट होगा। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कैसा होगा, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स का में विकास का बारीकी से किया गया विश्लेषण का विवरण होगा, स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। ओके, मींस ये जो 360 डिग्री का ये जो प्रोग्रेस कार्ड है ना, इसमें तीनों ही एस्पेक्ट्स इंक्लूड हैं। तीनों कौन से, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताया गया है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी की लर्न जो है ना थ्योरी, ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष दिए गए हैं। 3 पक्ष कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसे 3H के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इजी हो जाता है ऐसे लर्न करना। 3H कैसे, हेड, हार्ट एंड हैंड। ओके, तो ये तीनों ही एस्पेक्ट इस प्रोग्रेस कार्ड में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि बच्चे का कॉग्निटिव जो मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज है वो एस्पेक्ट भी आ जाए, अफेक्टिव भी आ जाए, जिसमें एटीट्यूड एंड सेल्फ इंक्लूड है, साइकोमोटर, मैनुअल, फिजिकल स्किल्स, ये सभी इंक्लूड हो जाए। इसीलिए इनमें ये तीनों ही एस्पेक्ट को डाला गया है। एंड ये जो प्रोग्रेस कार्ड है ना, इसमें आपको एक और चीज भी देखने को मिलेगी, वो है कि ये किस किस का असेसमेंट करता है। एक तो ये करता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट मीन्स स्व आकलन,
जिसमें बच्चा खुद को ही आकलन कर पाएगा, जिसमें बच्चा खुद को ही आकलन कर पाएगा कि उसने कितना अचीव किया है। ओके, किस किस एस्पेक्ट में उसने कितना अचीव किया है। एक नेक्स्ट होता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में क्या होता है, सह आकलन किया जाता है, जिसमें बच्चे आपस में फ्रेंड सर्कल में साथ में क्लासमेट बैठा है, फ्रेंड है, उनके साथ में मिलजुल कर खुद को एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की नोटबुक चेक करना। ठीक है, ये हो जाता है पीयर असेसमेंट। और इसमें एक और चीज भी है जो है टीचर असेसमेंट। शिक्षक का भी आकलन किया जाता है। ठीक है, कि उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस हद तक, उन्होंने कितना कुछ अचीव किया। ठीक है, वो सारा भी कुछ मेंशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब आ गए क्वेश्चंस। अब देखो फ्रेंड्स, कंसेप्ट तो मैंने कर दिया है बिल्कुल क्लियर। ओके, और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द एनईपी 2020? तो देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब हमने फॉर्मेट देखा था, कि फॉर्मेट वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट याद करना है। क्या फॉर्मेट था, पुराना फॉर्मेट क्या था, पुराना फॉर्मेट था 10+2 वाला, है ना, पुराने वाला तो। लेकिन आपको इसमें पूछा गया है लेटेस्ट। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है, 5+3+3+4। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, मैथ्स नहीं लगाना है, कहीं आप इनको एक्सपांड कर दो, 4 को एक्सपांड करके 2+2 कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फॉर्मेट है एक्चुअल में जो है वही रखना है। ओके, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट हैज बीन प्रपोज्ड इन एनईपी 2020? ठीक है, देखो इसमें ये पूछ रहा है कि जो एनईपी 2020 के द्वारा असेसमेंट के लिए, ठीक है, असेसमेंट के संदर्भ में कौन सा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने प्रस्तावित किया है, वो बताना है आपको। कंपैरिजन टू अदर्स, रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। देखो ऐसा तो कोई रिपोर्ट कार्ड होता नहीं है, और ऐसा सही भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट वन, रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर पेंसिल। पेपर पेंसिल टेस्ट पे नहीं, एनईपी किस पे फोकस कर रहा है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इसलिए बहुयामी प्रगति पत्र इसलिए कहा है, क्योंकि ये सभी टीचिंग, सभी एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट दिखाई गई है इसमें। ओके, सुमेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। सुमेटिव से तो इन्होंने क्या किया है, मूव ऑन किया है फॉर्मेटिव पे। ओके, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 इज फ्रॉम, शिफ्ट पूछा है, कहां से कहां चेंजेस, क्या बदलाव किए गए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव टू समेटिव, नहीं, कैसे, कौन सा हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी पर, इस पे स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट वन, एनईपी 2020 प्रपोजेस, क्या बताया है एनईपी 2020 में, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम। हाँ, ये बात का तो जिक्र हुआ है कि स्कूल करिकुलम में थोड़ी सी कटौती की जाए। ठीक है, कम किया जाए कंटेंट। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, ये बात सही है, फ्लेक्सिबिलिटी पे तो पूरा जोर दिया गया है, लचीलापन। ओके, ये भी करेक्ट है। एम्फसाइज ऑन रोट लर्निंग, नहीं जी, रोट लर्निंग को तो कोई भी पॉलिसी प्रमोट करती ही नहीं है। ओके, तो ये रोट लर्निंग की बात आ गई, तो यहाँ हो गई ये बात गलत। एम्फसाइजेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, National Education Policy 2020 NEP 2020 proposes that dash should be encouraged to promote dash। क्या encourage करना चाहिए ताकि आगे जाके promote हो सके, क्या वो बताना है।
रोट मेमोराइजेशन, अरे नहीं, रोट लर्निंग पे तो कोई नहीं, कोई पॉलिसी प्रमोट ही नहीं करती। रोट लर्निंग आ गया तो गलत ही हो गया ये तो, ठीक है। जहाँ रोट मेमोराइजेशन की बात आ जाए वो हो गई गलत, ठीक है, वो देखना ही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ ये बात कुछ लग रही है सही, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये बात तो सही है, लेकिन रिकॉल, अरे ये तो वही मेमोराइजेशन वाली बात हो गई, ये तो गलत ही है। तो सही कौन सा हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, ताकि एनकरेज किया जाए, प्रमोट किया जाए क्रिटिकल थिंकिंग को। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एनईपी 2020। एंड मैंने मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा बेसिक मैं अच्छे से आपके सामने क्लियर करूं, अच्छे से समझाऊं। फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, एनईपी 2020 समझ में आ गया आपको अच्छे से, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए टॉपिक बेनिफिशियल है। आई एम श्योर ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा अगर आप देख लेते हो तो, ठीक है। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।